नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक कहानी, शर्लॉक होम्स एंड द केस ऑफ आइडेंटिटी। शर्लॉक होम्स एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है। जो इस नॉवल के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम है कि शर्लॉक होम्स कौन है और डॉक्टर वॉटसन कौन है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव है जो अपने ही तरीकों से पेचीदा केसेस सॉल्व किया करते हैं, और डॉक्टर वॉटसन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। साथ ही वो एक डॉक्टर भी हैं। वो शर्लॉक होम्स को उनके केसेस में मदद करते हैं। वो दोनों दोस्त हैं। तो आइए सुनते हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल की ये कहानी, शर्लॉक होम्स एंड द केस ऑफ आइडेंटिटी। शर्लॉक होम्स और मैं बेकर स्ट्रीट पर कॉफी का लुफ्त उठा रहे थे। डियर वॉटसन, जिंदगी इंसान की बनाई हुई सभी चीजों से ज्यादा रहस्यमयी है। उसकी बात सुनकर मैं उसकी तरफ देखने लगा। शर्लॉक होम्स गंभीर था। अब देखो, कभी कभी लगता है कि जीवन में जिन जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है वही हमारे पास नहीं है, और उन चीजों के बिना हम कुछ कामों को करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते। मैंने कहा, मिस्टर शर्लॉक, जासूस आप हैं, मैं आपका असिस्टेंट हूं। बात को कुछ खुलकर समझाओ। जरा सोचो, यदि हम हाथ में हाथ डालकर उस खिड़की से उड़ते हुए बाहर निकल जाते और घरों की छतें ना होती, हम देख सकते थे कि कहां क्या चल रहा है, कहां किसके विरुद्ध क्या योजना बन रही है। यदि हम घटनाओं को हूबहू देख सकते होते तो कितनी चीजों का पता तुरंत ही लग जाता, और पुलिस और जासूसों को केस सॉल्व करने में लोगों की कितनी मदद हो जाती। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? अक्सर ज्यादातर केस अखबारों के जरिए ही हम तक पहुंचते हैं, और अक्सर पुलिस को इन केसों की सारी डिटेल्स भी पता होती है, मगर कितने हैं जो फिर भी इनसे हल हो पाते हैं। सभी केस पुलिस की छानबीन, गवाहों के बयानों और प्राप्त सबूतों पर निर्भर करते हैं। उन्हीं के आधार पर मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाता है। उन केसेस के लिए भी जिनके पीछे आम कारण होते हैं, जैसे आज सुबह के इस अखबार में एक खबर छपी है। मैंने अखबार की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा। मैंने आगे की खबर नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इस हेडिंग को पढ़कर ही बता सकता हूं कि इसके पीछे क्या कारण हो रहा होगा। या तो इसके पीछे कोई दूसरी औरत होगी, या फिर पति ज्यादा पीता होगा और पत्नी को उसका ज्यादा पीना पसंद नहीं होगा, या उसका ध्यान उसकी बहन मतलब अपनी साली की तरफ ज्यादा होगा। इत्यादि जैसे कारणों में ही कोई एक कारण इसके पीछे हो सकता है। क्या इन कारणों का पता पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं होता? आपका कहना ठीक है मिस्टर वॉटसन, लेकिन थोड़ा निगाहें नीचे करेंगे तो वहां एक और खबर भी छापी पाएंगे। ये एक तलाक के केस के बारे में है। इसमें न तो पति शराबी है, ना ही किसी दूसरी औरत का चक्कर, और ना ही वो अपनी साली की तरफ अट्रैक्ट है। मैं चुप था और उसे देख रहा था। इस केस में पति ने खाना खाने के बाद अपने नकली दांत अपनी पत्नी पर फेंक मारे थे। झगड़े की वजह कितनी अजीब है ना? कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो नहीं दिख रहा होता वही होता है। कभी कभी हम जिसे देख रहे होते हैं उसे बयान नहीं कर सकते, और कभी कभी जो बयान सुन रहे होते हैं वो देख नहीं पाते। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शर्लॉक होम्स के बेहद विश्वासपात्र आदमी बिली ने दरवाजा खोला। वो पूरे घर की देखभाल का काम करता था। उसने देखा कि वहां एक लड़की बदहवास सी खड़ी है। उसकी उम्र कोई 25 साल की रही होगी। उसके बाल सुनहरे थे, होंठ सुर्ख, चेहरा बेहद खूबसूरत। उसने बताया कि उसका नाम मेरी सदरलैंड है। शर्लॉक होम्स ने उसका औपचारिक रूप से स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। मैं उसकी आंखों में बेचैनी साफ देख रहा था। वो किसी समस्या को लेकर जबरदस्त ढंग से परेशान थी। वैसे भी वो शर्लॉक के पास आई थी तो उसका परेशान होना लाजिम था।
एक अनजान शख्स, वो भी एक लड़की, क्यों भला एक ऐसे इंसान के पास आएगी जो अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता है? उसकी अपनी दुनिया, जहां इन्वेस्टिगेशन थी, खोजें थी, परेशान शुदा लोगों की मदद करने का जज्बा था। उसके बैठते ही शर्लॉक ने कहा, नजर कमजोर होने के बाद भी आप कैसे टाइपराइटर के शब्दों को तुरंत ढूंढ लेती हैं? क्या आपकी टाइपिंग स्पीड पर असर नहीं पड़ता? पहले पड़ता था, उसने चकित भाव से शर्लॉक की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अब मैं जानती हूं कि टाइपराइटर का कौन सा शब्द कहां है। अब मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने मुझे देखते ही ये कैसे जान लिया? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शर्लॉक होम्स ने हंसते हुए कहा। मेरा काम ऐसी ही चीजों को खोजना है। फिर भी क्या मैं जान सकती हूं कि आपने कैसे जाना? मेरे घर में आते हुए आपने मेरे नेम प्लेट को पढ़ा था। पढ़ते वक्त आप आंखों को थोड़ा मिचमिचा रही थी। ऐसा वही लोग करते हैं जिनकी नजर थोड़ी कमजोर होती है। आपकी आस्तीनें कोहनी के पास से बहुत मुछड़ी हुई थी और कुछ गंदी हो रही थी, जैसे वो टेबल से रगड़ खाकर घिसटते हुए चलती हो। बस इसी से मुझे आइडिया हुआ कि आप टाइपिंग के काम में रुचि लेती हैं। ओह, वेल, ब्रिलियंट। वो बहुत प्रभावित दिखी। अब आप मुझे बता सकती हैं कि आप यहां किस उद्देश्य से आई हैं? इथरीक के केस की सफलता के बारे में सुनकर आपके पास आई हूं। ओह, मिस इथरीक, उनके हस्बैंड गायब हो जाने का केस। हाँ, हर कोई, यहां तक कि पुलिस भी उनको मरा हुआ मान चुकी थी। लेकिन आपने कितनी आसानी से उन्हें ढूंढ निकाला। मैं चाहती हूं कि आज भी आप कुछ वैसा ही करें। यहां आने के बाद तो आपकी काबिलियत पर मुझे जरा भी संदेह नहीं रहा। आप अपनी समस्या तो बताएं। मुझे मिस्टर होम्सर एंजल की तलाश है। आप जब यहां आ रही थी तो आप काफी गुस्से में थी। हाँ, क्योंकि इस मामले में मेरे फादर भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे थे। मेरी समस्या सुनकर उन्हें तुरंत मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके पापा का नाम जान सकता हूं? मिस्टर विडी बैंक। आपके फादर मतलब आपके स्टेप फादर? हाँ, लेकिन ये आपने कैसे जाना? मेरी सदरलैंड के बारे में उसकी बातें सुनकर मैं भी बुरी तरह हैरान हो रहा था। कितनी आसानी से वो चीजों के बारे में जान जाता था। वो सचमुच ग्रेट था। वो ब्रिलियंट था। वो मास्टर डिटेक्टिव था। उसने कहा, वेरी सिंपल, आपके फादर और आपके सरनेम के फर्क से। यदि वो आपके सौतेले पिता ना होते तो आपका नाम और उनका सरनेम एक ही होता। ओह, वैसे मैं उन्हें पापा कहती हूं। हालांकि ये मुझे एक मजाक सा लगता है, क्योंकि वो मुझसे केवल 5 साल 6 महीने बड़े हैं। और आपकी माँ, वो कहाँ है? वो ठीक है। पापा की मौत के बाद उन्होंने जल्द ही दूसरी शादी कर ली और उनका पति उम्र में उनसे 15 साल छोटा था। मेरे पापा प्लम्बर थे। उन्होंने अच्छा चलता हुआ बिजनेस छोड़ रखा था, जिसे मेरी माँ और मिस्टर हार्डी संभाल रहे थे। मिस्टर हार्डी उनकी कंपनी में फोरमैन है। पर मिस्टर विडी बैंक के आते ही माँ ने जमे जमाए उनके बिजनेस को बेचकर सारे पैसे को मिस्टर विडी बैंक के शराब के बिजनेस में लगा दिया। उससे तुम्हारी जेब खर्ची पर फर्क पड़ा होगा? नहीं, मुझे जेब खर्ची मेरे अंकल नेड से मिलती है, जो कि ऑकलैंड में रहते हैं। न्यूजीलैंड में उनका स्टॉक का काम है। वहां से मुझे लगभग 2500 पाउंड्स मिलते हैं, लेकिन मैं केवल इसका ब्याज ही खर्च करती हूँ, जो मेरे लिए काफी होता है। इसके अलावा मैं टाइप के काम से भी काफी पैसे कमा लेती हूँ। मैंने तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब मैं सबसे पहले आपका परिचय मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन से करवाना चाहता हूं। शर्लॉक ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे मिस्टर होम्सर एंजल के बारे में सब कुछ बताएं। उसने बताना शुरू किया। उससे मेरी पहली मुलाकात गैस फिटर्स बिल पर हुई। ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक जलसा था, जहां लोग नाचते गाते हैं। इसके लिए पापा ने पहले से ही टिकट्स का इंतजाम कर लिया था जब वे जीवित थे। उनके बाद उन टिकट्स को मां को भेज दिया गया।
मिस्टर विंडी बैंक नहीं चाहते थे कि हम वहां जाएं। वे हमें कहीं भी जाने से मना करते हैं। एक बार तो वो बहुत बिगड़े थे जब मैंने स्कूल के एक ट्रिप पर जाने की जिद की थी, लेकिन मैं तो जाने का फैसला कर चुकी थी। उन्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार था? मेरी अपनी जिंदगी थी, मेरी अपनी ख्वाहिशें थी, उस पर वे बंदिशें नहीं लगा सकते थे। जब उन्हें पता चला कि मेरे पापा के सभी फ्रेंड्स भी वहां आने वाले हैं, तो उन्होंने ये कहकर हमें रोकने की कोशिश की कि यह फंक्शन हमारे लिए ठीक नहीं। उन्हें मेरे पहनावे से भी ऐतराज था। वो बहुत ही खूबसूरत कीमती वेलवेट की बनी पोशाक थी। मैं उसमें बहुत ही कंफर्ट फील कर रही थी। यह अच्छा हुआ कि उन्हें अपने काम के सिलसिले में फ्रांस जाना पड़ा, और तब मैं और मां मिस्टर हॉडी के साथ वहां गए। वहां मैं पहली बार उनसे मिली, मिस्टर हॉस्मर एंजल से। ये कहते कहते वो कहीं खो सी गई। मैं समझ सकता था कि वो एंजल के ख्वाबों में चली गई है। तब तो फिर मिस्टर विंडी बैंक जब काम से लौटे होंगे तो ये जानकर बहुत गुस्सा हुए होंगे कि तुम उनके मना करने के बाद भी जलसे में चली गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कहा। बल्कि लौटने पर तो वे बेहद खुश थे। तो तुम उस जलसे में मिस्टर होम्स एंजल से मिली? यस सर, मैं उसी रात उनसे मिली। वहां रोशनी अधिक नहीं थी, पर वो हमारी पहली मुलाकात थी। पापा के लौटने से पहले हम 2 बार मिले, लेकिन उनके लौट आने के बाद वो मुझसे नहीं मिले। पर क्यों? मैं आपको बता चुकी हूं कि मिस्टर विंडी बैंक की सोच हमारी सोच से एकदम अलग है। उन्हें मेरी इच्छाओं और पसंद की परवाह नहीं। वे हमारा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। इस बात को एंजल समझता था। वो कोई फसाद खड़ा नहीं करना चाहता था। तो मिस्टर होम्सर एंजल कितने दिन तक आपसे नहीं मिले? जब तक पापा वहां रहे। उन्हें उसी हफ्ते फिर फ्रांस जाना पड़ा। तब होस्मर ने मुझे पत्र लिखा कि मिलने से अधिक ये तरीका सुरक्षित है आपस में बात करने का। कुछ तुम लिखो, कुछ हम लिखे, मिलजुल कर कुछ हम तुम लिखे। इस प्रकार हम एक दूसरे को पत्र लिखने लगे। हमने एक जगह तय कर दी थी जहां हम अपने पत्र छोड़ देते थे। वो अपना पत्र रात को छोड़ देता था, मैं सुबह अपना पत्र छोड़ आती थी और उनका पत्र ले आती थी। वो करता क्या था? मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानती थी कि वो लैडन हॉल स्ट्रीट के आसपास किसी ऑफिस में कैशियर का काम करता था। वहां किस ऑफिस में? ये मैं नहीं जानती। ये तो पता होगा कि वो कहाँ रहता है। उसने बताया था कि वो ऑफिस में ही सोता है। मतलब तुम्हें उसका पता तक मालूम नहीं? प्यार करने वालों के पते दिल तक ही सीमित होते हैं। खैर, तुम अपने पत्र किस पते पे भेजती थी? लैडन हॉल स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस के पते पे। उसने पत्र भेजने के लिए ऑफिस का पता क्यों नहीं दिया? उसका कहना था कि ऐसा करने से उसके ऑफिस के लोग उसे शक या उपहास की निगाहों से देखेंगे या बातें बनाएंगे। क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ और जानकारियां दे सकती हो? मसलन जैसे उसके व्यवहार के बारे में। वो तुमसे दिन या रात के किस हिस्से में मिलता था? वो मुझे बहुत शर्मीला इंसान लगा। वो मुझे अक्सर रात में ही मिलता था। वो डरता था कि दिन के उजाले में कोई उन्हें मिलते हुए देख न ले। मैंने हालांकि कभी उसे ठीक से देखा नहीं, लेकिन मैं कह सकती हूं कि वो अपनी बातों की तरह ही प्यारा होगा। क्या मतलब कि तुमने उसे कभी ठीक से देखा नहीं? मैंने बताया ना कि हम रात को ही मिलते थे, जब अक्सर अंधेरा होता था। और वो बहुत धीरे बोलता था, लगभग फुसफुसा कर। उसने बताया था कि उसके गले में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो अधिक जोर से नहीं बोल पाता। वैसे भी उसे जोर से चीख कर बोलना पसंद नहीं था। उसका काफी पैसा इसी इलाज में लग गया था। मैंने भी कई बार उसकी आर्थिक रूप से मदद की थी। हालांकि वो बहुत मिन्नतें करने के बाद इसके लिए तैयार हुआ था। वो वेल ड्रेस्ड इंसान है। उसकी आंखें मेरी तरह ही वीक हैं। वो एक बड़ा काला चश्मा लगाता है। फिर जब तुम्हारे पापा विडी बैंक फ्रांस से वापस आए, तब क्या हुआ?
उनके लौटने से पहले ही वो मेरे घर आया और तब मैंने कहा कि क्यों ना मेरे फादर के आने से पहले ही हम शादी कर लें। ओह, उसके बाद क्या हुआ? क्या तुमने अपनी माँ से इजाज़त ली? माँ को मैंने उसके बारे में बताया था। उन्हें इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। वो भी चाहती थी कि हम पापा के लौट आने से पहले ही शादी कर लें। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि पापा को वो ही मना लेंगी। मैं पापा की मर्जी की कोई परवाह भले ही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे डरती नहीं थी। इसलिए मैंने उनके फ्रांस के ऑफिस के पते पर इस बात की सूचना भेज दी कि मैं शादी कर रही हूं। उसके बाद मेरी शादी वाले दिन ही वो पत्र वापस लौट आया। मतलब वो उन्हें मिला नहीं? हाँ, फिर क्या हुआ? ये इसी शुक्रवार की बात है। हमने सेंट जेवियर्स चर्च में शादी करने का फैसला किया, लेकिन वो चाहता था कि शादी में केवल हम 3 लोग ही शामिल हों। इसके लिए उसने 2 गाड़ियों का इंतजाम किया। वो माँ से चर्च में ही मिलना चाहता था। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पीछे ही खड़ी थी। पीछे वाली एक गाड़ी में वो खुद था और आगे वाली दूसरी गाड़ी में उसने मुझे और माँ को चर्च आने को कहा। हम चर्च पहुंचे। हम दूसरी गाड़ी से उसके उतरने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब वो नहीं उतरा तो हमने देखा कि गाड़ी में कोई नहीं था। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि वो कहाँ गया, पर गाड़ी वाले को इसका कुछ भी पता नहीं था कि वो कब उतर गया था। कहीं उसका तुम्हारे साथ कोई झगड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह तक तो हम लोग बिल्कुल अच्छे मूड में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो खुश था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कुछ ऐसा कहा हो जिसका उसे बुरा लगा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा घटा हो जिससे जिसके बाद वो गायब हो गया हो? उसने कहा, हो सकता है। मुझे भी इस बात की शंका है कि वो किसी खतरे में पड़ गया है। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप उसका पता लगाएं। मैं बहुत परेशान हूँ। न जाने वो किस हालत में है, कहाँ है। इसके बाद तुम्हारी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझे कह दिया कि आज के बाद मैं उस इंसान का नाम भी अपने जुबान पर न लाऊं। और तुम्हारे पापा, उनके लौटने पर तुमने उन्हें भी इसके बारे में बताया होगा? मैं रो रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो ऐसे लोगों की मानसिकता को जानते हैं जो पहले किसी के पैसे पर ऐश करते हैं और शादी जैसी स्थिति आने के बाद फिर उसमें फंसना नहीं चाहते, और ऐसा ही करते हैं जैसा हास्मर एंजल ने मेरे साथ किया। लेकिन मैं जानती हूं कि वो ऐसा नहीं है। पापा के चेहरे में मैंने एक सुकून देखा, जैसे वो इस शादी के न होने से खुश हैं। उन्होंने मुझे आंसू पोंछने के लिए एक रुमाल दिया और चले गए। क्या होम्स और एंजल ने तुम्हें पत्र लिखकर अपने बारे में नहीं बताया कि वो अचानक कहाँ और क्यों गायब हो गया था? नहीं, हालांकि मैं इस उम्मीद में पोस्ट ऑफिस जरूर गई थी। देखो, इस घटना का रहस्य मैं जरूर पता लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस घटना के बारे में सोच सोच कर खुद को अधिक परेशान मत करो। हालांकि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम इसे भूलने की कोशिश करो। मैं चाहूंगा कि तुम होम्स और एंजल को भी भूलने की कोशिश करो। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं उससे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी? उसने विस्फारित निगाहों से शर्लॉक की तरफ देखा। मुझे शक है कि शायद नहीं, लेकिन उसके साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ चला गया, ये प्रश्न अभी तुम मेरे पास रहने दो। लेकिन क्या तुम मुझे उसके लिखे हुए पत्र दिखा सकती हो? हाँ, वो पत्र मेरे ही पास है। उसने 4 पत्र शर्लॉक के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, इसके अलावा मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैंने उसकी तलाश में एक विज्ञापन भी अखबारों में दिया था। ये रही उस विज्ञापन की मेरे हाथ से टाइप की गई डिटेल, जिसे मैंने अखबार में दिया था। इसके बाद शर्लॉक होम्स ने उसका पता पूछा तो उसने बताया। शर्लॉक ने उसके फादर के व्यवसाय स्थल के बारे में जानकारी ली। इसके बाद फिर शर्लॉक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं एक बार फिर कहूंगा, बल्कि मेरी आपको ये सलाह है कि इस पूरे मामले को एक सील्ड किताब की तरह बंद कर दो। इसे अपनी जिंदगी पर ग्रहण के समान प्रभाव मत डालने दो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय झूठी उम्मीदों और तनाव के। मैं ऐसा नहीं कर सकती मिस्टर होम्स। मेरा प्यार उनके लिए सच्चा है।
मैं जानती हूं कि वो जहां भी होगा मेरे लिए परेशान होगा। इतना कहते हुए वो चली गई कि जब भी उसे बुलाया जाएगा वो आ जाएगी। जाते हुए वो बहुत निराश थी। आगे बढ़ते उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे उठना ही नहीं चाहते हो। शर्लॉक के शब्दों ने उसे वो विश्वास नहीं दिया था जिसकी उम्मीद में वो यहां आई थी। तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो अपने प्रेमी को भूल जाए? बेचारी निराश हो गई थी। मुझे लगता है तुम कुछ ऐसा जान गए हो जिससे मैं अभी तक अनजान हूं। शर्लॉक ने कहा। उसने जो कुछ भी बताया वो आपने भी सुना मिस्टर वॉटसन। जितना आप जान गए हैं उसके बारे में उतना ही मैं भी जानता हूं। लेकिन आपने उन बातों को नहीं देखा जिन्हें मैंने देखा। अक्सर हम सामने वाले की कहानी में ही उलझ जाते हैं, उससे हटकर नहीं सोच पाते, जबकि जरूरत उसी की होती है। क्या आप मुझे उसकी दी गई विज्ञापन वाली स्लिप को पढ़कर सुनाएंगे? मैंने उस स्लिप को उठाया और पढ़ने लगा। गुमशुदा की तलाश। एक आदमी जिसका नाम होस्मर एंजल है, 5 फीट 7 इंच कद, दिखने में मजबूत, साफ रंग, काला चश्मा लगाता है, काला फ्रॉक कोट है, ग्रे हैरिस स्ट्रीट ट्राउजर पहने हुए है, खुद को लैडिन हॉल स्ट्रीट के किसी ऑफिस में कैशियर बताता है। यदि किसी को इस शख्स का पता चले तो कृपया करके हमें जरूर बताएं। मिस्टर वॉटसन, क्या आप इस स्लिप में लिखे गए शब्दों और मिस्टर हॉस्मर एंजल द्वारा लिखे गए पत्रों के शब्दों के बीच की समानता या उसमें कोई अंतर बता सकते हैं, जिसे फिलहाल मैं तो देख पा रहा हूं? मेरे विचार में दोनों में जो चीज समान है वो शायद यह है कि दोनों ही टाइप किए हुए हैं। ध्यान से देखो, हॉस्मर ने अपने सभी पत्र टाइप किए हैं, यहां तक कि उसने अपने साइन के रूप में लिखा गया नाम भी टाइप किया है। मैंने कहा। हो सकता है कि सिग्नेचर करके वो इस बात का सबूत ना छोड़ना चाहता हो कि उसने ऐसा कोई पत्र उसे लिखा है। होम्स ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, अब मैं इस बात की तह तक जाने के लिए एक पत्र लिखूंगा मेरी सदरलैंड के सौतेले पिता विडी बैंक को, यह पूछने के लिए कि क्या वो कल शाम 6 बजे हमसे मिल सकते हैं। लेकिन अब जब तक उसका जवाब मुझ तक नहीं पहुंच जाता, इस केस में मैं आगे और कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। चूंकि इस मामले में अब कल से पहले कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैं अपने घर चला गया। अगले दिन शाम से पहले गायब हुए मेरी सदरलैंड के कथित प्रेमी, या कहें कि दुल्हे को सामने लाने वाले सबूत को वो इकट्ठा करने वाला था। अगले दिन जब मैं बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो शर्लॉक को मैंने उनीदा पाया। वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गंध फैली हुई थी। शायद वो किसी केमिकल टेस्टिंग में लगा हुआ था। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। मैंने आते ही पूछा, क्या तुमने गायब दूल्हे की पहेली को सॉल्व कर लिया? उसने कहा, हाँ, जहां तक मेरी सर्च कहती है यह तो मुझे सीधे साधे चीटिंग यानी धोखेबाजी का केस लगता है। मैंने पूछा, कौन किसको धोखा दे रहा है? इसके पहले कि शर्लॉक कुछ कह पाता, बाहर कदमों की आहटें हुई। शर्लॉक होम्स ने मुझसे कहा कि ये मिस्टर विडी बैंक के कदमों की आवाजें हैं। उन्होंने मुझे पत्र में जवाब लिखा था कि वे ठीक हैं और 6 बजे मुझसे मिलने आएंगे। जो इंसान मिस्टर विडी बैंक के रूप में हमारे सामने आया वो मझले कद का, 30 की उम्र का, क्लीन शेव्ड व्यक्ति था। उसने अपना चमचमाता हुआ हैट एक तरफ टांग दिया। गुड इवनिंग मिस्टर जेम्स विडी बैंक, शर्लॉक ने कहा। मेरे विचार में यह टाइप किया हुआ पत्र आपने ही मुझे अपॉइंटमेंट को फिक्स करने के लिए भेजा है। उसने कहा, हां, पर मैं थोड़ा लेट हूं, थोड़ा परेशान भी हूं। माफी चाहता हूं कि मैरी ने आपको इस मामले में खामखा परेशान किया। वो जिद्दी लड़की है, जिस चीज के पीछे पड़ जाती है उसके बारे में जल्द सोचना नहीं छोड़ती। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में पुलिस से कोई इंक्वायरी ना करें। मैं नहीं चाहता कि हमारी हर जगह हंसाई हो। मैं तो यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जो इंसान धोखा देकर भाग गया, उस धोखेबाज इंसान को आप भी कैसे ढूंढ पाएंगे। मेरा मतलब, मेरा इशारा उस होस्मर एंजल से है जिसके लिए मेरी नादान बेटी पागल है।
होम्स ने कहा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मिस्टर विडी बैंक कि मेरे पास वो हर एक कारण है कि मैं उसे खोज निकालूं, और मैंने उसे खोज लिया है। विडी बैंक ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर बोला, मैं सुनने के लिए बेचैन हूं कि वो कहां है। आपको यह जानने के लिए बेचैन होना चाहिए कि वो कौन है। क्या मतलब? क्या वो हॉस्मर एंजल नहीं है? अभी सब पता लग जाएगा। वैसे क्या आप मानते हैं कि किन्हीं दो इंसानों की हैंडराइटिंग एक जैसी हो सकती है? साइंटिफिकली बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं भी ऐसा ही मानता हूं। इसके अपोजिट टाइपराइटर के मामले में ऐसा होता है, यानी वो एक जैसा लिख सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर जेम्स विडी बैंक कि दो टाइपराइटर एक जैसा लिख सकते हैं, लेकिन एक ही टाइपराइटर दो तरीके से नहीं लिख सकता। मैं अब भी कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली तो कोई बात नहीं। सीधी सी बात है कि एक टाइपराइटर एक ही तरीके से लिख सकता है, चाहे मैं उसे लंदन से लिखूं या ऑस्ट्रेलिया से या फिर फ्रांस से। हां, अब मैं आपके लिखे हुए पत्र पर आता हूं। आपने इस लिखने में जिस टाइपराइटर का इस्तेमाल किया है उसका एक लेटर ई थोड़ा टेढ़ा है। इसके एक और शब्द आर की आखिरी हिस्से की डंडी बहुत थोड़ी सी टूटी हुई है, जिससे यह शब्द पूरा टाइप नहीं होता। इसी तरह लगभग 20 और लेटर हैं जिनसे आपके टाइपराइटर से लिखे शब्दों को आसानी से पहचाना जा सकता है। हम अपने सभी लेटर इसी टाइपराइटर से लिखते हैं और वो आसानी से पढ़े जाते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिस पे हमारा ध्यान जाए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं कि आपका ध्यान यकीनन इस चीज की तरफ जरूर जाएगा। मैंने महसूस किया कि विडी बैंक का गला सूखने लगा था। शर्लॉक ने आगे कहा, अब आप इन पत्रों में मिस्टर हॉस्मर द्वारा टाइप किए हुए इन शब्दों को ध्यान से देखें। मिस्टर विडी बैंक, इसमें भी लेटर ई थोड़ा टेढ़ा है। इसके शब्द आर की आखिरी हिस्से की डंडी बहुत थोड़ी सी टूटी हुई है, जिससे यह भी शब्द पूरा टाइप नहीं कर रहा। इसी तरह से लगभग 20 और लेटर हैं जिनसे टाइपराइटर से लिखे हुए शब्दों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि उन्हें लिखने वाला टाइपराइटर वही है जिससे आपका भेजा हुआ पत्र टाइप किया गया है। उसके शरीर पर पसीना प्रकट हुआ, चेहरे पर बदहवासी। वो अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। ओके मिस्टर शर्लॉक होम्स, अगर आपने मुझे यही बकवास करने या सुनने के लिए यहां बुलाया है तो मैं चलता हूं। जब आपको हॉस्मर एंजल मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको यही बताने के लिए तो बुलाया है कि मैंने उसे पकड़ लिया है। तो कौन है वो? कहां है? वो पिंजड़े में बंद चूहे के समान छटपटा रहा था। वो तुम हो मिस्टर विडी बैंक। क्या बकवास है? वो तुम हो। शर्लॉक ने अपने शब्दों को दोहराया। एक इंसान जब अपने से 15 साल बड़ी एक अमीर औरत से शादी करता है तो वो सही मायने में शादी नहीं करता, बल्कि सौदा करता है। आपने भी यही सौदा किया मिस्टर जेम्स। लेकिन आपकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। आपने मिस मैरी को भी अपने जाल में फंसाना चाहा। आपने सोचा होगा कि घर में पति बनकर पत्नी के पैसे पर मौज कर सकते हैं और बाहर प्रेमी बनकर प्रेमिका के पैसे को दोनों हाथों से लूट सकते हैं। इसीलिए आप प्रेमिका से रात को मिलने जाते थे ताकि वो आपको पहचान ना पाए। आप उससे फुसफुसाहट में बात करते थे ताकि वो आपकी आवाज ना पहचान जाए। आप उसे टाइप किए हुए पत्र लिखते थे ताकि वो आपकी राइटिंग ना पहचान जाए। इसी बीच समस्या बनकर आई शादी, जो कि आप कर नहीं सकते। इसलिए आपने गायब होने में ही भलाई समझी। तुमने मनी के लिए हनी ट्रैप लगाया था मिस्टर, ताकि जिंदगी चलती रहे। तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। लेकिन धोखे के जाल कमजोर होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी चाहता हूं। वो समझ गया था कि अब छुपने का कोई फायदा ना होगा। शेरनी से उसका बच्चा और एक लड़की से उसके सपने छीनना बेहद खतरनाक होता है मिस्टर। तुमने ऐसा करके एक गुनाह किया है
और वो भी अपनी ही बेटी के साथ। प्लीज आप उसे कुछ नहीं बताइएगा, वरना मैं मरने के लायक भी नहीं रहूंगा। मैं सचमुच उसे कुछ नहीं बता सकता, और ना ही वो मेरे किसी बात पर यकीन करेगी। ये मेरी विवशता भी है और जरूरत भी। वो मुझे नाकाम समझे, इस बात की मुझे परवाह नहीं, लेकिन सच तो यह है कि मैं बाप बेटी के उस रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहता जो विश्वास के धरातल पर खड़ा है। तुमने जो किया है अपना जमीर खोकर किया है। यदि अब भी कुछ शर्म बाकी हो तो भविष्य में हॉस्मर एंजल को जिंदा करने की कोशिश न करना। मैरी वक्त के साथ उसे भूल जाएगी। हां, मैं उसे, तुम मुझे और मैं तुम्हें जरूर याद रहेंगे। इसके बाद वो शर्मिंदा होकर चला गया। मैंने होम से कहा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सारी कहानी तुमने भी सुनी, मैंने भी, पर मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि विडी बैंक ही हॉस्मर एंजल होगा। तुम्हें विडी बैंक पर शक कैसे हुआ? मिस्टर हॉस्मर एंजल और विडी बैंक में एक सबसे बड़ी समानता थी। कैसी समानता? जब मेरी सदरलैंड ने मुझे बताया कि वो आर्थिक रूप से भी मिस्टर हॉस्मर की हेल्प कर रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ये उस भोली सूरत के पीछे का छल तो नहीं जो मैरी हमें मिस्टर हॉस्मर दिखा रही थी। उसने कहा था कि वो आर्थिक रूप से मदद स्वीकार करते समय शर्मिंदा होता था, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि उसने आर्थिक मदद ठुकरा दी थी। यदि वो मुझसे ये बात कहती तो मैं कभी उस पर संदेह नहीं करता। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि मिस्टर हॉस्मोर की मंशा उससे पैसे ऐंठने की हो सकती है। मैरी प्यार में थी, इसलिए वो ये सब बातें नहीं सोच सकती थी, लेकिन मुझे सोचनी थी। इससे यह सिद्ध हो गया कि हॉस्मर स्वभाव से ही लालची है, ठीक मैरी के पिता मिस्टर विडी बैंक की तरह, क्योंकि उसने भी पैसे के लिए अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी की थी ताकि उसका जीवन आराम से कट सके। अब जरा इसके बाद की कहानी पर गौर कीजिए। दो लोग कभी एक ही समय पर मैरी से नहीं मिलते थे, मतलब उसके पिता मिस्टर विडी बैंक और उसका प्रेमी हॉस्मर। विंडी उससे दिन में मिलता था तो हॉस्मर उससे रात में मिलता था। वो ठीक से उसकी शक्ल भी नहीं देख पाती थी। आवाज पहचाने जाने के डर से वो फुसफुसा कर बात करता था। रात में भी वो काले बड़े शीशे वाला चश्मा लगाता था। मेरा शक और भी पक्का तब हुआ जब मैंने उसके सिग्नेचर तक टाइप किए हुए देखे। कोई भी इंसान प्रेम पत्र टाइप कर रहा है तो भला वो अपने सिग्नेचर टाइप क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने सिग्नेचर तक से अपनी हैंडराइटिंग पहचाने जाने का डर था। मुझे लगा कि यह इंसान है जो दो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने मिस्टर विडी बैंक को पत्र लिखकर यहां आने को कहा। मैंने उन्हें पत्र का जवाब देने के लिए कहा। उसका टाइप किया हुआ जवाब मुझे उसी पोस्ट ऑफिस की मुहर के साथ मिला जहां से हॉस्मोर अपने पत्र मैरी को भेजा करता था। मैंने मिस्टर हॉस्मोर के सभी पत्रों को मिस्टर विंडी के भेजे हुए पत्र से मिलाकर देखा। सभी पत्र एक ही टाइपराइटर से टाइप किए हुए थे, जैसा कि मैंने साबित कर दिया। फिर ठीक शादी के समय वो गायब हो गया, क्योंकि मैरी के मां के सामने आते ही उसकी पोल खुल जाती, सारा खेल खत्म हो जाता। विंडी बैंक अपने पत्नी के पैसे से भी जाता और प्रेमिका के पैसे से भी, सब कुछ खत्म हो जाता। अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी करके अमीर बनने की उसकी ख्वाहिश मिट्टी में मिल जाती। इससे मैं समझ गया कि मिस्टर विडी बैंक ही मिस्टर हॉस्मर है। पैसे के लिए एक इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता। ऐसे इंसान को तो जेल में चक्की पीसनी चाहिए, पर वो मुमकिन नहीं। मैंने पूछा, क्यों मुमकिन नहीं? हमारे पास उसके धोखेबाजी के सारे सबूत हैं। हां, पर इसके लिए मैरी को केस दर्ज करवाना पड़ेगा, और फिर वो होगा जो मैं नहीं चाहता कि हो। मिस्टर विंडी बैंक को सबक मिल चुका है। हमें हमारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। हमारा केस खत्म हो चुका है। अब इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए।